नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी गला ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी। तो हम बायोलॉजी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव 1 से 50 के बीच हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देखिएगा। इस चैप्टर 2 के प्रश्न को कम से कम 150 प्रश्न है। हम इस 150 प्रश्न को 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। इसमें अगर आप प्रश्न देख लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछेगा। 150 प्रश्न कम नहीं होता है। अगर आप 150 प्रश्न देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। इसी वीडियो से पूछेगा, इसी चैप्टर से अगर पूछेगा ना तो इसी प्रश्न में से पूछेगा। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न यह है कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए पत्तियों पर, ऑप्शन बी तने पर भी का, ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रिला में रंध्र इनमें से कोई कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि परागकण का बाह्यचूल बना होता है। परागकण का बाह्यचूल किसका बना होता है। ऑप्शन ए पेक्टोसेल्यूज का, ऑप्शन बी लिग्नोसेल्यूज का, ऑप्शन सी एस्पोप्लोरीन का, ऑप्शन डी पराग कीट का। तो परागकण का बाह्यचूल हमेशा एस्पोप्लोरीन का बना होता है। यह कठोर पदार्थ होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अनुमीलिया परागित फूल होते हैं। ऑप्शन ए कीट परागित, ऑप्शन बी चमगादड़ परागित, ऑप्शन सी स्वपरागित, ऑप्शन सी जल परागित। तो अनुमीलिया परागित फूल होते हैं, स्वपरागित होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अंड समुच्चय बना होता है। अंड समुच्चय किसका बना होता है। ऑप्शन ए अंड कोशिका का, ऑप्शन बी सहायक कोशिका का, ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी, ऑप्शन डी प्रतिव्यासांत कोशिकाओं का। तो अंड समुच्चय बना होता है ए तथा बी दोनों का, अंड कोशिका का और सहायक कोशिका का भी, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि पानी द्वारा परागण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वायु परागण, वायु परागण जो बोलेंगे हवा के द्वारा होते हैं उसे वायु परागण बोलेंगे। जल परागण सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। कीट परागण उसे बोलेंगे जो कीट के द्वारा होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि काइजमा किस अवस्था में बनता है। ऑप्शन ए समसूती कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी एमाटोसिस कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काइजमा किस अवस्था में बनता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सा परागण के वर्तिकांग पर शुरू में परागण में मन करता है। कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी सी ए प्लस प्लस, ऑप्शन सी एम ओ, ऑप्शन डी सी एल माइनस। तो निम्नलिखित में कौन सा परागण के वर्तिकांग पर शुरू में परागण में मन करता है।
तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, Ca++, बी ऑप्शन सही। तो चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो ऑप्शन ए परागनली या अंडाशय में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि परागकोश संबंधित है? ऑप्शन ए परागकण निर्माण से, ऑप्शन बी परागकण विकास से में, ऑप्शन सी पुष्पकलिका के खुलने से, ऑप्शन डी स्टिग्मा वर्तिकांग द्वारा परागण का ग्रहण। तो परागकण संबंधित है पुष्पकलिकाओं का खुलने से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किसमें परागकण का निर्माण होता है? परागकण का निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन ए परागकोश में, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र में, ऑप्शन सी तंतु में, ऑप्शन डी पोलिन सेक में। तो परागकण का निर्माण परागकोश में होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि परागकण होता है, परागकण क्या होता है? ऑप्शन ए आगुणित, ऑप्शन बी द्विगुणित, ऑप्शन सी त्रिगुणित, ऑप्शन डी चतुर्गुणित। तो परागकण अगुणित होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कामेरांसिस ने, ऑप्शन बी नावासिन ने, ऑप्शन सी स्ट्रासबर्गर ने, ऑप्शन डी महेश्वरी ने। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की खोज कामेरांसिस ने की थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि टैपिटम का कार्य डैश होता है? टैपिटम का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो टैपिटम का कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता, पोषण देना होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अगुणित कोशिकाओं के संयोजन की प्रक्रिया होती है। अगुणित कोशिकाओं के संयोजन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो सिंगेमी में होती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? इनमें से किस फल का हम लोग बीज चोल खाते हैं? ऑप्शन ए जायफल, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी शरीफा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हम लोग शरीफा, लीची, जायफल तीनों का बीज चोल खाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से
कौन कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन ए ड्रोसेरा, ऑप्शन बी नेपेंथिस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी हाइड्रिला। तो निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो ड्रोसेरा तथा नेपेंथिस। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या 2 होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किसमें एंडोस्पर्म कारा तथा सेल्यूलोजिक हो जाता है? तो आइवरी वेर में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। सिनगट्स में इसकी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 28। तो किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो सिनगिट में इसकी संख्या 7 होगी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। तो एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? तो 4 बनते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एमसीसी में 24 गुणसूत्र है। इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 4। तो एमसीसी में 24 गुणसूत्र है। इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या हमेशा 36 होगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि आधुनिक भूल विज्ञान के जनक है? तो वान बेयर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि एस्टोवाइलेथम मतलब नीला कुरेंजी, इसका पूरा नाम है यह। नीला कुरेंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर-अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो केरल तथा कर्नाटक में पाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि एंडोस्पर्म द्वारा पोषण दिया जाता है। एंडोस्पर्म द्वारा पोषण किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए बीज को, ऑप्शन बी फल को, ऑप्शन डी एंडोस्पर्म को,
ऑप्शन डी भ्रूण को। तो एंडोस्पर्म द्वारा पोषण भ्रूण को दिया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि आवृतबीजी में निषेचन होता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी भ्रूण कोश में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी ओवरी में। तो आवृतबीजी में निषेचन भ्रूण कोश में होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए करोला, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी फल। तो निषेचन के लिए आवश्यक ओवरी नहीं है, अंडाशय नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि एम्ब्रियो सेक के प्रवेश करते समय परागनली में होते हैं। एम्ब्रियो सेक के प्रवेश करते समय परागनली में क्या होते हैं। ऑप्शन ए 2 नर युग्मक, ऑप्शन बी 2 नर केंद्रक, ऑप्शन सी 4 नर युग्मक, ऑप्शन डी 3 नर युग्मक। तो एम्ब्रियो सेक के प्रवेश करते समय परागनली में 2 नर युग्मक होते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। ऑप्शन ए एक एवं 2 शुक्राणु, ऑप्शन बी शुक्राणु केंद्रक एवं अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक का, ऑप्शन सी एक नर युग्मक एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक सिनगेनिस के साथ, ऑप्शन डी एक नर युग्मक का एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ। तो दोहरा निषेचन में एक नर युग्मक का एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि त्रिसंलयन है। त्रिसंलयन एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सेक में संचयन होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि यह। ऑप्शन ए युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं, ऑप्शन बी नए पौधे को बनाते हैं, ऑप्शन सी लंबी अवधि तक संग्रहित कर रखे जा सकते हैं, ऑप्शन डी परागनली के संयोजन से बनते हैं। तो बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि आवृतबीजी में भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजी में भ्रूणपोष कैसा होता है। ऑप्शन ए एक गुणित, ऑप्शन बी द्विगुणित, ऑप्शन सी त्रिगुणित, ऑप्शन डी चतुष्गुणित। तो आवृतबीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया। तो कामेरांसिस ने दर्शाया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि
एस्टिमा का फेरीटेल भाग है? ऑप्शन ए परागकोश, ऑप्शन बी परागतंतु, ऑप्शन सी संयोजी तंतु, ऑप्शन डी ओवल। तो एस्टिमा का फेरीटेल भाग परागकोश होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? ऑप्शन ए पत्तियों का, ऑप्शन बी शाखाओं का, ऑप्शन डी स्पोरेंगा का, ऑप्शन सी अग्र मेरिस्टेम का। तो पुष्प अंग रूपांतरित पत्तियों का होता है भाग। पुष्प अंग पत्तियों का रूपांतरित भाग है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एनाटॉम बीजांड होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी गोल, ऑप्शन डी वक्र। तो एनाटॉम बीजांड हमेशा उल्टा होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कुछ पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिसके कारण परागण मुश्किल से होता है या होता नहीं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वबांधता, ऑप्शन बी हेटेरोस्टाइल, ऑप्शन सी हर्कोगेमी, ऑप्शन डी डेइकोगेमी। तो कुछ पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या होता नहीं, उसे हम लोग हर्कोगेमी कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? ऑप्शन ए परागनलिका से, ऑप्शन बी लघु बीजाणु से, ऑप्शन सी लघु बीजाणुधानी से, ऑप्शन सी गुरु बीजाणु से। तो भ्रूणपोष की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि माइकोस्पोरिज्म की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंडोथीसियम, ऑप्शन बी एंटाइन, ऑप्शन सी टेपिटम, ऑप्शन डी मध्यस्थ। तो माइक्रोस्पोरिज्म की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे हम लोग टेपिटम बोलते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। तो सेमल में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें कौन द्विगुणित है? ऑप्शन ए अंड कोशिका, ऑप्शन बी सहायक कोशिका, ऑप्शन सी द्वितीय केंद्र, ऑप्शन डी एंटीपोडल कोशिकाएं। तो इनमें कौन द्विगुणित है? तो द्वितीय केंद्रक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि पोरोगेमी में परागनलिका किससे होकर भ्रूणपोष में पहुंचती है या प्रवेश करती है? ऑप्शन ए चैलेंजा के द्वारा, ऑप्शन बी इंटेगुमेंट के द्वारा, ऑप्शन सी माइक्रोपाइलोमा के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें सभी को विभेदित हुई। तो पोरोगेमी में परागनलिका माइक्रोपाइलोम
से प्रवेश करती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्र किसमें परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए भ्रूण में, ऑप्शन बी भ्रूणपोष में, ऑप्शन सी बीजपत्र में, ऑप्शन डी बीजचोल में। तो आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक भ्रूणपोष में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? परागकोश भित्ति में इनमें से कौन नहीं होता है? ऑप्शन ए एंडोथीसियम, ऑप्शन बी मध्यपर्ती, ऑप्शन सी टेपिटम, ऑप्शन डी इंटेगुमेट। तो परागकोश भित्ति में इंटेगुमेट नहीं होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भ्रूणकोश में निम्नलिखित में कौन नहीं होता? तो गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? ऑप्शन ए बीजांडकाय का, ऑप्शन बी भ्रूणपोष का, ऑप्शन यहाँ पे दो जगह हो चुका है, यहाँ पे भ्रूणकोश होगा, ऑप्शन डी अध्यावरण। तो परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? तो बीजांडकाय का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से किसमें एलील नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए शरीफा, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी मिरिस्टिका। तो किसमें एलील नहीं पाया जाता है? तो आम में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि परागकण किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए बायोफाइट एवं आवृतबीजी की, ऑप्शन सी ऑप्शन बी टेरिडोफाइट एवं आवृतबीजी की, ऑप्शन सी आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी की, ऑप्शन डी आवृतबीजी एवं कवक का। तो परागकण किसकी विशेषता है? आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी की, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह ऑप्शन हमको गलत लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका ऑप्शन, इसमें कुछ डाउट है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि एंटीमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एनीमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए चमगादड़ के द्वारा, ऑप्शन बी वायु के द्वारा, ऑप्शन सी पक्षी के द्वारा, ऑप्शन डी घोंघा निक के द्वारा। तो एनीमोफिली में परागण वायु के द्वारा होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एंटीमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? वहाँ पे था एनीमोफिली, यहाँ पे एंटीमोफिली। तो ऑप्शन ए जल के द्वारा, ऑप्शन बी कीट के द्वारा, ऑप्शन सी जानवर के द्वारा, ऑप्शन डी वायु के द्वारा। तो एंटीमोफिली में परागण कीट के द्वारा होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके परिमाण हैं। ऑप्शन ए नर संतति का जन्म लेना, ऑप्शन बी कमजोर संतति, ऑप्शन सी श्रेष्ठ संतति, ऑप्शन डी बीज का निर्माण। तो
पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके परिवार श्रेष्ठ संतति प्राप्त होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम 1 से लेकर 150 के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।